हेलो ऑल ऑफ यू, स्टडी अहेड में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 25 जनवरी और आज की पहली शिफ्ट के लगभग क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं। जहां तक बच्चों की बात की है तो आज का पेपर थोड़ा लेवल इजी था, इसलिए बच्चों ने 80 के ऊपर ही मोस्टली लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे और पैटर्न में आज जो पहली शिफ्ट देखी जाए तो आज पहली शिफ्ट में पैटर्न में कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं था। तो आज का अगर हम पेपर माने तो आज का पेपर मॉडरेट तो नहीं मानेंगे। जो इजी पेपर था, जो अभी पिछले दिनों में कुछ कठिन पेपर आ रहे थे उनके मुकाबले आज का पेपर इजी था। मतलब जैसे एनटीपीसी पहले पेपर दे रहा था उसी प्रकार का पेपर आज आया हुआ है। तो हमारी जो बच्चों से बात हुई तो बच्चे बड़े खुश थे, बता रहे थे कि उन्होंने 80 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं मोस्टली लोगों ने। तो हम एवरेज अगर अटेम्प्ट माने अगर आज के पेपर में तो आज 80 के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों से मिल पाए हैं और ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं। और आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे आपके लिए लगातार 100% रियल क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। तो पहला क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया कि 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सन 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। वो 3 लोग कौन कौन से थे? प्रणब मुखर्जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भूपेन हजारिका जो असम से बिलोंग करते हैं, और नानाजी देशमुख। इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोलेरू झील कहां पर स्थित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहली जब चल रही थी तभी आ चुका है ये क्वेश्चन कि कोलेरू झील कहां पर स्थित है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापा जाता है। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन था। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कभी पूछते हैं कि डिस्टेंस किससे नापते हैं, कभी पूछते स्पीड किससे नापते हैं, टेम्परेचर किससे नापते हैं। आज पूछा गया कि वायुदाब किससे नापा जाता है, इसका आंसर होगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह संयुक्त रूप से दिया गया था 2 लोगों को, मार्गेट एडवुड और बर्नाइन एब्रिस्टो, दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। ये सबको पता है कि हम साउंड की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापते हैं, जिसकी यूनिट होती है डी बी। क्लियर क्लास? आगे पढ़ते हैं हम। आईएलओ का हेडक्वार्टर क्या है, मतलब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ये सबको पता है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में आईएलओ को हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कितने सदस्य हैं। तो इसका आंसर होगा 189 सदस्य है। अगर हमारा यूएन पूछा जाए तो 193 सदस्य है, लेकिन आईएमएफ की बात चल रही है अभी, तो इसमें कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है। तो एक ऊतक है, एक टिश्यू है जिसको बोलते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कहां पर बौद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। तो उन्होंने एक सांची में स्तूप बनाया गया था, वो बहुत फेमस स्तूप है अशोका के द्वारा बना हुआ। तो ये सांची आंसर होगा इसका। ध्वनि एक रूम से दूसरे रूम में, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में ध्वनि सुनाई देती है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है अपवर्तन। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप भूकंप को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप किससे नापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से नापा जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की इंटेंसिटी बताता है कि कितनी इंटेंसिटी से भूकंप आया है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि भूकंप आता कैसे, इसका पता कैसे चलता है, तो इसका आंसर होगा सीस्मोग्राफ। ध्यान रखना, दो चीजें हैं। सीस्मोग्राफ मतलब भूकंप आया, तो सीस्मोग्राफ से पता चल जाएगा कि भूकंप आया, लेकिन रिक्टर स्केल बताएगा कि भूकंप की तीव्रता क्या थी। 1 का था कि 2 का था, 3 का था कि 4 का था कि 8 का था। तो भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी की बात हो तो रिक्टर स्केल आएगा। और नॉर्मल पूछा जाए कि भूकंप आ रहा है, ये कौन मापेगा, तो ये मापेगा सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब इंपीचमेंट, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट लगाया और हटाया कभी नहीं गया है। यूएस में ट्रंप के ऊपर 2 बार लगाया गया है, याद रखिएगा।
यूएस में अगर हम अमेरिका की बात करें तो ट्रंप के ऊपर 2 बार इंपीचमेंट लग चुका है, लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति की बहुत गरिमा मानी जाती है और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट या महाभियोग लगाया गया हो। तो अगर पूछे कि महाभियोग कितनी बार लगाया गया है तो 0 बार। इंडिया में कभी भी राष्ट्रपति के ऊपर, बात राष्ट्रपति की है कि राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी इंपीचमेंट मोशन नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, इसमें पूछा कौन है पूछा होता तो हमें सीधा नाम बताना था। इसमें पूछा कौन है, किसको बनाया जाता है, तो इसकी एक प्रक्रिया है। इसमें बोला है कि जो अध्यक्ष की पोस्ट होगी, जो हेड होगा ह्यूमन राइट कमीशन का, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक्स चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुका है वही अध्यक्ष बन सकता है। मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अभी अध्यक्ष कौन है ह्यूमन राइट कमीशन का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? तो श्री एस राजेंद्र बाबू, श्री एस राजेंद्र बाबू। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लूना लेक, लूनार झील कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, नमचा बरवा कहां पर स्थित है? सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? पहले क्वेश्चन पूछा गया कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके विरोध में फेंका। आज पूछा गया कि बम किसने फेंका, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। किस लिए? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के विरोध में, पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के विरोध में भगत सिंह ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हवा की शक्ति को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं एनोमीटर। क्या बोलते हैं? एनोमीटर। और एमीमीटर किसको बोलते हैं? जो करंट को नापता है। एनोमीटर जो हवा की शक्ति को नापता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पवन वेग मापी। अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में इंग्लिश में लिखा हुआ था एनोमोमीटर, मतलब हिंदी भी इंग्लिश में लिखी हुई थी एनीमोमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को मां के पेट से पोषण कहां से प्राप्त होता है? जब बच्चा मां के पेट में होता है तो वो कहां से पोषण लेता है, कहां से खाना लेता है? इसको बोलते हैं गर्भनाल या अम्बेलिकल कोड, इंग्लिश में बोलते हैं अम्बेलिकल कोड। ठीक है, तो एक ट्यूब की तरह होता है, जब बच्चे पैदा होता है वो ट्यूब काट दिया जाता है, तो जब मां के पेट और बच्चे के पेट को कनेक्ट करता है, एक ट्यूब कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं अम्बेलिकल कोड, जिसको बोलते हैं गर्भनाल। अगला क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें डेटा स्टोर कुछ ही समय के लिए होता है। मतलब मान लो आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हो और लाइट चली गई, तो वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा स्टोर हुआ वो डेटा खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर नहीं होता, परमानेंट स्टोर होता है। इसका मतलब लाइट भी चली जाए तो भी आपका डेटा पूरा का पूरा रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब अगर डेटा पूछा जाए स्थायी रूप से तो आंसर क्या होगा? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर पूछा जाए टेम्परेरी रूप से डेटा कौन स्टोर करता है तो उसे बोलेंगे वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इंडिया लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नैनो मिशन कब लॉन्च किया था? भारत ने नैनो मिशन 2007 में भारत नैनो मिशन लॉन्च किया था। नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज को नैनो पार्टिकल से कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूज हैं। जो जितनी भी कैंसर थेरेपी चल रही है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या काम है, तो जितनी भी कैंसर थेरेपी चल रही है ना, आज जितनी भी कैंसर थेरेपी हो रही है मोस्टली नैनो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होकर हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या होंगे? दवाई के पार्टिकल को, छोटे छोटे पार्टिकल को खून में भेज के लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो मेडिकल क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आई है। तो 2007 के बाद भारत में मेडिकल क्षेत्र में क्रांति लाने वाला कौन था? तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं नैनो मिशन। इसके इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे काम है, ये सब काम आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो क्लास आज के जितने ही क्वेश्चन हमें 20 क्वेश्चन मिले हैं, ये 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्या करना है? इस वीडियो करना है लाइक, जो आप करते नहीं हो ध्यान रखना। इस वीडियो पे करना है कमेंट, इस वीडियो को करना है शेयर, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने को, हमें मेहनत मिलता है वीडियो बनाने को, तो ये आपकी कमेंट और शेयर से मिलता है। तो प्लीज क्लास डू इट नाउ। थैंक यू सो मच।